हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th, कैसे हैं आप सब लोग। पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपका हिंदी का 7th क्लास का जो पेपर है जल्दी नहीं ला पाया। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था किसी ज़रूरी काम से। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 सेट 1 कक्षा 7वीं सब्जेक्ट हिंदी। तो चलिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पर खंड क अपठित गद्यांश है यहाँ पर। आपको इसको पढ़ना है और फिर इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पर है, डॉक्टर कलाम का मानना था कि भारतवासियों को व्यापक दृष्टि से सोचना चाहिए। हमें सपने देखने चाहिए, सपनों को विचारों में बदलना चाहिए, विचारों को कार्रवाई के माध्यम से हकीकत में बदलना चाहिए। डॉक्टर कलाम तीसरे ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। उन्हें पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। भारत को उन पर गर्व है। इतनी उपलब्धियां प्राप्त करने तथा इतना मान सम्मान मिलने के बावजूद डॉक्टर डॉक्टर कलाम का अहंकार छू तक नहीं पाया था। वह सहज प्रवृत्ति के एक भावुक व्यक्ति थे। उन्हें कविताएं लिखना, वीणा बजाना तथा बच्चों के साथ रहना बेहद पसंद था। वे सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास रखते थे। कलाम साहब की व्यक्तित्व प्रेरणादायक है। उनका जीवन तपस्या से भरा है। हाँ, उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ लेते समय दिए गए भाषण में संत कबीरदास जी की इस दोहे का उल्लेख किया था, काल करे सो आज करे सो अब। चलिए क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं। विचारों को हकीकत में बदलने के लिए डॉक्टर कलाम ने क्या कहा था? हमें व्यापक दृष्टि से देखना होगा, हमें सपने देखने होंगे। क और ख दोनों, यानी कि ये दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर है ग, क्योंकि ये दोनों ही आंसर थे। डॉक्टर कलाम को निम्नलिखित में से कौन-सा पुरस्कार नहीं मिला? भारत रत्न मिला था, पद्म विभूषण मिला था, पद्म भूषण मिला था, साहित्य अकादमी का अवार्ड उनको नहीं मिला था। डॉक्टर कलाम का स्वभाव कैसा था? अहंकार नहीं था, सादा जीवन, उच्च विचार थे, भावुक व्यक्ति थे या उपर्युक्त सभी? तो वो सभी मानवीय गुणों से वो परिपूर्ण थे, उनमें सभी तरह के गुण थे। डॉक्टर कलाम के मुख्य शौक क्या थे? टीवी देखना नहीं था, वीणा बजाना, कविताएँ लिखना। ख और ग दोनों, तो उनको वीणा बजाना और कविताएँ लिखने का शौक था। तो आपका करेक्ट आंसर होगा घ। फिफ्थ है, गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। कलाम का प्रेरणादायक जीवन, कलाम का संकट, मेरी आत्मकथा या मेरी उपलब्धियाँ। तो यहाँ पर हम कलाम का के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कलाम का प्रेरणादायक जीवन आप दे सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो यहाँ पर आपको एक पोएम का कुछ छोटा-सा हिस्सा दे रखा है, इसको पढ़ना है और फिर इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आएँगे उनको आपको जवाब देना है। तो हम इसको पढ़ते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़-पौधे, पानी, पहाड़ बाँचते हैं। मतलब वो सब समझ जाते हैं। हम केवल ये आँकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। मतलब एक जगह जहाँ पर इवेपोरेशन होती है, तो दूसरी जगह जाकर वहाँ पर रेन हो जाती है। तो पहला सवाल है, उपर्युक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? भगवान के डाकिये, बादल, विशाल देश, ईश्वर का संदेश। तो मेरे हिसाब से होना चाहिए भगवान के डाकिये। भगवान के डाकिये किसे कहा गया है? देश और महादेश को, पानी और पहाड़ को, पक्षी और बादल को, या पेड़ और पौधों को? तो पक्षी और बादल को कहा गया है, क्योंकि वो एक देश से दूसरे देश आराम से जा सकते हैं। भगवान के डाकिये द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन बाँचते हैं? पेड़ और पौधे, पानी, पहाड़ या ये सभी? तो ये सभी बाँचते हैं। महादेश शब्द से क्या तात्पर्य है? महान देश, विशेष देश, विशाल देश या दूर-दराज का देश? तो मेरे हिसाब से यहाँ होना चाहिए दूर-दराज के देश। फिफ्थ है, एक देश का सौरभ यानी कि सुगंध, खुशबू दूसरे देश तक कैसे पहुँचती है? पक्षियों के पंखों पर तैरकर, वर्षा के साथ बहकर, लोगों के द्वारा या छोटे-छोटे जीव-जंतुओं के द्वारा? तो पक्षियों के पंखों पर तैरकर जाती है। चलिए अब बात करते हैं व्याकरण की। व्याकरण का दोस्तों एक ध्यान रखना, व्याकरण इतना वास्ट होता है कि टीचर क्या देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो व्याकरण में आप अपनी नोटबुक को ज़रूर चेक कीजिएगा, उसमें जो टीचर्स ने करवाया है वो आप करके ज़रूर जाइएगा। मैं यहाँ पर जनरल ग्रामर लेकर चल रहा हूँ। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हेतु सही विकल्प का चयन कीजिए। श्याम अपना काम करता है, इसमें संज्ञा क्या है? संज्ञा वो है जो
किसी चीज़ का नाम है या व्यक्ति का नाम है। तो यहाँ पर श्याम जो है वो व्यक्ति का नाम है। सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं? संज्ञा के स्थान पर, विशेषण के, क्रिया के या अव्यय के स्थान पर। तो सर्वनाम होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन किसकी जगह इस्तेमाल होता है? नाउन की जगह यानी कि संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। तीसरा है राम 7वीं कक्षा में पढ़ता है, इसमें विशेषण क्या है? तो राम तो जो है वो हमारा संज्ञा है, कक्षा भी संज्ञा है, पढ़ता जो है वो क्रिया हो गई, तो इसका मतलब है 7वीं जो है वो होना चाहिए विशेषण। फोर्थ है निम्नलिखित मुहावरों में से किस मुहावरे का अर्थ है कुछ गड़बड़ होना? दाल में काला होना, घावा बोलना, पेट में चूहे दौड़ना या नाक कटना। तो इसमें जो दाल में काला होना है, हम कहते हैं ना दाल दाल में कुछ काला है मतलब हमें शक हो जाता है। तो हमें जो है किसी गड़बड़ी की आशंका होती है, तो दाल में काला होना यहाँ आएगा। फिफ्थ है आग का निम्न में से कौन-सा पर्यायवाची नहीं है? तो आग, अग्नि, ज्वाला, पावक ये सब होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है अचला जो है ये पर्यायवाची नहीं है। सिक्स्थ है आस्तिक का निम्न में से कौन-सा सही विलोम शब्द है? तो आस्तिक का मतलब हो गया नास्तिक होना चाहिए इसका, तो कर्मशील, कर्मठ, नास्तिक और आस्थावान, तो नास्तिक होगा इसका अपोजिट। 7th है जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे क्या कहते हैं? अजर, अमर, अनाम या अनुपम, तो उसे कहते हैं अमर। 8th है सूर्य का समानार्थी शब्द क्या है? तो सूर्य का समानार्थी शब्द कमाल, सूर्या, पंकज या सूरज, तो सूरज ज़्यादा बेटर लग रहा है। इसी तरह 9th का है 9, 2, 11 होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? 9 दोना का मतलब है गिनती गिना, 9, 2 करना, नष्ट करना या भाग जाना, तो उसका मतलब होता है वहाँ से खिसक जाना। दुबली-पतली कौन-सा समास है? तो दुबली-पतली आपका द्विगु है, अव्ययी है, द्वंद्व है या फिर तत्पुरुष है, तो ये द्वंद्व समास कहलाता है। हो सकता है इनमें से आपने कुछ चीज़ें ना पढ़ी हो, तो मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों आपको अपनी नोटबुक के हिसाब से ग्रामर करके जाने हैं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब है आपकी पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न, तो ये जो पठित गद्यांश है, ये आपकी टेक्स्ट बुक से लिया है मैंने और इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसा हमने अभी अनसीन पैसेज में किया था। तो आइए देख लेते हैं क्या है। हमारी ये धरती भी एक बहुत बड़ी गुल्लक की तरह है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। रुपयों से भी कहीं अधिक कीमती इस वर्षा के जल को हमें इस बड़ी गुल्लक में सुरक्षित जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव और शहरों में जो तालाब, झीलें और अन्य जल स्रोत हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा हुआ पानी धीरे धीरे रिसकर और छनकर जमीन के नीचे छिपे जल भंडार में पहुंच जाता है, जिसे हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। इस तरह हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। पानी का ये खजाना हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात के मौसम समाप्त होने के बाद पूरे साल घर, खेत और पाठशाला में पानी निकालकर उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए। जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे में भरकर एकदम समतल यानी प्लेन बना दिया। देखते ही देखते इन तालाबों की जगह पर कहीं मकान, कहीं बाजार, कहीं स्टेडियम और सिनेमा जैसी इमारतें खड़ी हो गई। चलिए पहला सवाल है धरती की को किससे तुलना की गई है? थाली से, गुल्लक से, किताब से या संदूक से? तो उसकी तुलना की गई है गुल्लक से। प्रकृति किस मौसम में खूब पानी बरसाती है? गर्मी, वर्षा, सर्दी, बसंत? बहुत इजी है, वर्षा। थर्ड है धरती की गुल्लक का में पानी जमा करने का काम कौन करता है? सड़कें और पुल, तालाब और झीलें, खेत और जंगल, बाजार या मकान? तो तालाब और झीलें इसका काम करती है। फोर्थ है तालाबों और झीलों का पानी कहाँ चला जाता है? बादलों में, समुद्र में, जमीन के नीचे जल भंडार में या नदियों में? तो वो चला जाता है जमीन के नीचे जल भंडार। लोगों ने तालाबों के साथ क्या गलत किया? उनमें पानी भरा, उन्हें सजाया, उन्हें कचरे से पाटकर समतल बना दिया या उनमें मछली पालना शुरू कर दिया तो उन्होंने उसको प्लेन बना दिया कचरा भर भर के। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर लिखें। ये भी आपकी टेक्स्ट बुक से ही लिया गया है, इससे पहले वाला पैराग्राफ भी आपकी टेक्स्ट बुक का था। मैं उन पर बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही ये दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। तो ये पंक्तियाँ जो है आपके चैप्टर 3 फूल और कांटे से ली गई है। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। पहला है इन पंक्तियों में किसके बरसने की बात की गई है? ओस की, धूप की, मेह यानी वर्षा की या आंधी की? तो यहाँ पर बात हुई है मेह यानी वर्षा की बरसने की बात हुई है। पंक्तियों में हवाएं कैसी बताई गई है? अलग अलग, एक सी, तेज या ठंडी? तो हवाएं जो बह रही है एक सी है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक सी। थर्ड है इन पंक्तियों में से हमें क्या सीख मिलती है?
सब लोग समान रूप से काम करते हैं, सबको समान अवसर मिलते हैं, ढंग अलग-अलग होते हैं, सबको समान पुरस्कार मिलते हैं, सब लोग एक जैसे होते हैं। तो करेक्ट है ख, सबको समान अवसर मिलते हैं, बस तरीके और ढंग अलग-अलग हो सकते हैं। ढंग उनके एक से होते नहीं थे, क्या अभिप्राय है? सबका स्वभाव अलग-अलग है, सबके कपड़े अलग-अलग हैं, सबके घर अलग-अलग हैं, सबका नाम अलग है, तो सबके स्वभाव यानी कि बिहेवियर अलग-अलग हो सकते हैं। कविता के रचयिता कौन है? मैथिलीशरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह हरिओद या पवन कल्याण? तो आई एम श्योर आपको भी पता होगा, करेक्ट आंसर है अयोध्या सिंह हरिओद। आगे है निम्नलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन आंसर आगे हैं, आइए इनको एक-एक करके फटाफट से डिस्कस करते हैं। पहला सवाल है, कविता में माँ और बेटे की बीच बातचीत उनसे उनके बारे में क्या पता चलता है? तो माँ और बेटे का रिश्ता बहुत प्यारा है, माँ कहानी सुनाकर बेटे को अच्छे मूल्य सिखाती है, मॉरल एजुकेशन देती है और बेटा माँ की बातों पर भरोसा करता है, सिंपल सा। 3 भाइयों ने बिना ऊँट को देखे उसके विषय में कैसे बता दिया था? तो तीनों भाइयों ने ऊँट को बिना देखे उसके पैरों के निशान, घास की कराई, औरत बच्चों के पैरों के चिन्ह देखकर समझदारी से बताया था। उन्होंने ध्यान और बुद्धि का उपयोग किया। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे जो इसी में हो बड़प्पन की कसर? उदाहरण देकर समझाइए। तो हम कह सकते हैं, अगर किसी इंसान में अच्छे गुण या अच्छे काम नहीं है, तो उसके परिवार की शोहरत और अमीरी, चाहे वो कितना भी अमीर हो, कितना भी फेमस हो, किसी काम की नहीं है। जैसे एक अमीर और मशहूर घर का लड़का। फोर्थ क्वेश्चन है, यदि कांटे ना होते और हर पौधा केवल फूलों से भरा होता तो क्या होता? भाई उनकी सुरक्षा घट जाती, जानवर और लोग आसानी से उसको नुकसान पहुंचा देते, कोई भी उसको तोड़ देता, पौधे खतरे में पड़ जाते। तो ये जो नेचर है ना, प्रकृति, इसका संतुलन बिगड़ता और सिर्फ कोमलता से जीना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो है नेचर ने इसको इस तरीके से बनाया है। जल चक्र की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है? यहाँ पर आपको लिखना है वाटर साइकिल। तो सूरज की गर्मी से समुद्र और नदियों का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है। ये भाप आकाश में जाकर बादल बनाती है। जब बादल ठंडे हो जाते हैं तो वे बारिश या बर्फ के रूप में पानी गिराते हैं। इसे वर्षा या वर्षण कहते हैं। ये पानी नदियों, झीलों और जमीन में से होकर फिर समुद्र में पहुंच जाता है। इस तरह पानी का ये सफर बार बार चलता है, जिसे जल चक्र कहते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको यहाँ पर ये लिख के दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सारी नदियाँ, झीलें और तालाब सूख जाएँ तो क्या होगा? अगर सारी नदियाँ, झीलें और तालाब सूख जाएँ तो बहुत बड़ा जल संकट पैदा हो सकता है। पीने का पानी खत्म हो जाएगा, खेती नष्ट हो जाएगी, खाने की कमी हो जाएगी, इंसान, जानवर, पक्षी, पेड़-पौधे सब परेशान होंगे, प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, कई जीव-जंतु खत्म हो जाएँगे, मौसम भी बदल जाएगा और गर्मी बढ़ेगी और सूखा और भयानक हो जाएगा। ये सब हो जाएगा अगर पानी ना हो। 7th है, अस्पताल में बच्चे को कौन-कौन सी चीज़ें अच्छी लगी और क्यों? तो बच्चे को खिड़की के बाहर पेड़-पौधे और शांत वातावरण अच्छे लगते हैं, जो उसे शांति और सुकून देते हैं। इसके अलावा साफ-सुथरा चमकता हुआ फर्श, सफ़ेद दीवारें, अस्पताल की आरामदायक सफ़ेद चादर, ये सब उसको पसंद आ सकती है और उसको सुखद और शांत अनुभव प्रदान कर। 8th है, जब बच्चा बीमार पड़ने का बहाना बनाकर बिस्तर पर लेटा रहा तो उसके मन में कौन-कौन से भाव आ रहे थे? ये सारे क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक के हैं। उसके मन में शुरू में मज़ा, उम्मीद और आराम मिलने की भावना आई थी, लेकिन धीरे-धीरे अकेलापन और भूख, परिवार के बाकी सदस्यों के प्रति गुस्सा व जलन और अंत में पछतावा और स्कूल जाने की इच्छा जैसे भाव आने लगे। तो स्टार्टिंग में उसने सोचा बहुत मज़ा आएगा, लेकिन बाद में फिर नाना-नानी ने जो किया उसके बाद में उसको बहुत पछतावा हुआ। 9वाँ क्वेश्चन है, नानी जी और नाना जी के सामने क्या समस्या थी और उन्होंने समस्या का क्या समाधान निकाला? तो बच्चा जो है नाना-नानी के पास था, स्कूल नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने बीमारी का बहाना बनाया और खुद को बीमार बताने लगा। तो फिर नाना-नानी ने क्या किया, उन्होंने बच्चे को कड़वी दवाई दी, काढ़ा पिलाया, स्वादिष्ट खाना नहीं दिया, आराम करने को कहा ताकि बच्चा समझ सके कि बीमार होना कितना बुरा है और फिर कभी झूठ का बहाना नहीं बनाएगा वो। उसके बाद लास्ट आपका है रचनात्मक लेखन। तो यहाँ पर मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया है, नानी और बच्चे के बीच कहानी सुनाने की बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। तो बच्चा कैसे डायलॉग बोलेगा? बच्चा बोलेगा, नानी मुझे एक कहानी सुनाओ ना। नानी बोलती है, ठीक है बेटा, किस तरह की कहानी सुनना चाहोगे? तो बच्चा बोला, कोई बहादुर राजा की। अब नानी बोली, अच्छा तो सुनो, एक समय की बात है। बच्चा उत्साहित होकर बोला, फिर क्या हुआ नानी? तो नानी, राजा ने कठिनाइयों का सामना किया पर साहस से जीत हासिल की। फिर बच्चा बोलता है, वाह नानी, बहुत अच्छी कहानी थी। तो इस तरीके से कोई भी आपको यहाँ पर ये दे सकते हैं। 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी भी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। मैंने यहाँ पर लिए हैं, मेरा प्यारा भारतवर्ष,
वन और हमारा पर्यावरण। तो यहाँ पर साफ-सफाई के बारे में भी आ सकता है, हिंदी के बारे में भी आ सकता है क्योंकि अभी हिंदी पखवाड़ा चल रहा है दोस्तों और गांधी जी का जन्मदिन आने वाला है, गांधी जयंती आने वाली है, तो उसपे भी आ सकता है। तो आप सबको ये इन सब चीज़ों के बारे में पता रहना चाहिए। तो मेरा प्यारा भारतवर्ष है, भारत मेरा प्यारा देश है, यहाँ अनेक धर्म, भाषाएँ, संस्कृतियाँ मिलकर रहती हैं। उत्तर में हिमालय की ऊँची चोटियाँ हैं, दक्षिण में समुद्र है, यहाँ नदियों, जंगल और उपजाऊ खेत हैं। भारत को विश्व में उसकी गंगा जमुनी जमुनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, यानी कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ रहते हैं। हमारे देश के लोग मेहनती और साहसी हैं। यहाँ महापुरुषों और वीरों ने जन्म लिया। भारत स्वतंत्र और महान देश है। मुझे अपने भारत पर गर्व। वन और हमारे पर्यावरण में आप लिख सकते हैं, जल जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। यदि जल ना हो तो कोई भी जीवित प्राणी जीवित नहीं रह सकता। वर्षा से नदियाँ, तालाब और झीलें भरती हैं। हमें जल को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। बरसात का पानी सुरक्षित करके उसे भूमिगत जल में पहुँचाना चाहिए। जल का सही उपयोग करने से पर्यावरण सुरक्षित रहता है। तो ये एक्चुअली वन नहीं है, यहाँ पर जल आना चाहिए था, ये जल जल ले लो। तो स्वस्थ जल से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और फसलें भी हरी-भरी होती हैं। जल बचाना ही जीवन बचाना है। उसके बाद हम पहुँच गए लास्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर पत्र लिखिए। पहला क्या है, अपनी माता को पत्र लिखकर बताइए कि मैंने काव्य पाठ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ पर आपने हॉस्टल का एड्रेस लिख दिया क्योंकि आप काव्य पाठ कर रहे हो स्कूल में, नानी घर पे है, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि हम हॉस्टल में हैं। तो यहाँ पर लिखा है 42 1/37 42/137 धैर्य हॉस्टल शिमला। प्रिय माताजी, सादर प्रणाम। आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने विद्यालय की कविता प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरे शिक्षक और मित्रों ने मुझे बहुत सराहा। आपकी प्रेरणा और आशीर्वाद से मैं ये सफलता प्राप्त कर सका। आपका स्नेही पुत्र राजवीर। अब इसी के साथ और में आपको मिला है प्राचार्य को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सिलचर। विषय 2 दिन का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। मान्यवर सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ या छात्रा हूँ जो भी है और मुझे घर में पारिवारिक कारणों से 18 और 19 सितंबर को अवकाश की आवश्यकता है। कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा। मैंने यहाँ पर एनएम खान लिया है, 7वीं कक्षा, रोल नंबर 15। तो यहीं पर आपका पेपर कंप्लीट होता है दोस्तों। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मम्मी-पापा का कहना माने और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए। बोलिए हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।